हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका और ये जनवरी 2021 का संस्करण है। ठीक है, चलिए देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम में। पहला टॉपिक आपको बिहार विधानसभा इलेक्शन। देखिए, बिहार विधानसभा इलेक्शन जो हुआ था वो अक्टूबर-नवंबर 2020 में हुआ था और ये 3 चरणों में हुआ था। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर को ये चुनाव संपन्न हो गए। फिर देखा जाए तो बिहार विधानसभा की जो कुल सीटें हैं वो है 243 और यहाँ पर जो विजेता गठबंधन दल हुए हैं वो है एनडीए जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और एनडीए में कौन कौन सी पार्टी है बिहार में? तो ये है भाजपा, जेडीयू, वीआईपी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। चलिए यहाँ देखा जाए तो इलेक्शन के बाद जो मुख्यमंत्री बने हैं तो वो बने हैं नीतीश कुमार और ये जदयू के हैं। और इन्होंने मुख्यमंत्री पद का शपथ जब ग्रहण किया तो एक रिकॉर्ड कायम हो गया, जैसे कि किसी भी मुख्यमंत्री के लिए ये रिकॉर्ड 7वां बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करना ये एक रिकॉर्ड रहा। फिर देखिए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं। पहला है तारकिशोर प्रसाद और दूसरा है रेणु देवी और ये दोनों बीजेपी के हैं। बिहार के जो राज्यपाल हैं वो है फागू चौहान। चलिए अब देखते हैं समीकरण, जो हार गए उनका समीकरण देखते हैं। देखा जाए तो जो जीते हैं पार्टी वो है एनडीए और इन्होंने 125 सीट हासिल की है। 243 में 125 सीट हासिल की है और जीतने के लिए 122 सीट चाहिए थी। ठीक है, अब देखा जाए तो भाजपा ने 74 सीटें हासिल की है, जदयू ने 43, वीआईपी पार्टी ने 4, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 4। अब दूसरा पार्टी यहाँ पे रहा महागठबंधन, उन्होंने 110 सीट हासिल की है जिसमें कि आपको आरजेडी 75, कांग्रेस 19, वामदल 16 और यहाँ पे अन्य 8 सीट हासिल कर सकी है, जिसमें आपको असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है AIMIM, उन्होंने यहाँ पे 5 सीट हासिल की है। फिर आपको लोजपा जैसे लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट, बसपा 1 सीट और निर्दलीय 1। ठीक है, यहाँ हो गया कुल 243। चलिए अब इसमें देखा जाए तो जो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है वो है आरजेडी, इसने 75 सीट जीती है और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही भाजपा। ठीक है, और देखा जाए तो इलेक्शन के बाद कुल 14 अन्य मंत्रियों ने उस दिन शपथ ग्रहण की, जिसमें से आपको 5 जो है वो आपको जदयू का है। ठीक है, 5 जदयू का, फिर आपको 7 भाजपा से, 1 हुआ आपको वीआईपी पार्टी से और 1 हुआ आपको हम से। ठीक है, और वीआईपी पार्टी से देखा जाए तो वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मदन सानी, उन्होंने शपथ ग्रहण की लेकिन वो खुद इलेक्शन में हार चुके थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अन्य राज्य में उपचुनाव वाली सीटों पर भी भाजपा का दबदबा। तो देखिए अन्य राज्यों में जो उपचुनाव हुए उसमें भी भाजपा का दबदबा कैसे रहा? तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए कुल 28 सीटों के लिए और इसमें आपको भाजपा 19 सीट और कांग्रेस 9 सीट जीत सका है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 230 सदस्य विधानसभा है और पहले से यहाँ भाजपा का 107 सीट था और स्पष्ट बहुमत लाने के लिए भाजपा को 9 सीट और चाहिए थी और भाजपा यहाँ पर 19 सीट पे जीत हासिल कर लिया, यानी कि अब शिवराज सिंह चौहान वहाँ मुख्यमंत्री बने रहे। नेक्स्ट है आपको उत्तर प्रदेश के उपचुनाव। यहाँ पर 7 सीटों के लिए उपचुनाव हुआ था जिसमें भाजपा 6 सीट पर जीत हासिल किया और सपा 1 सीट पर। फिर गुजरात में 8 सीटों के लिए उपचुनाव हुए जिसमें सभी सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको 11 सीटों के लिए चुनाव के पश्चात राज्यसभा में एनडीए की शक्ति में वृद्धि हुई। देखिए 9 नवंबर को राज्यसभा के लिए जो 11 सीटों का चुनाव हुआ उसमें उत्तर प्रदेश से 10 थे और एक उत्तराखंड से थे, ये 11 सीट खाली थे। अब देखिए भाजपा के यहाँ पे 9 सीट पर यहाँ भाजपा विजयी रहा, सपा और बसपा 1-1 सीट पर विजयी रहा। अब ये जो जीते हैं तो इनकी जो सदस्यता रहेगी राज्यसभा में वो होगी 25 नवंबर 2020 से 24 नवंबर 2026 तक। ठीक है, 6 सालों के लिए। फिर देखिए राज्यसभा की जो कुल सीटें हैं वो है 245
जिसमें भाजपा के पास है 93, कांग्रेस के पास है 37 और तृणमूल कांग्रेस के पास है 13। मतलब जो सबसे ज़्यादा सीट जो बताया है उसमें से मैंने बता दिया है 3 का, भाजपा 93, कांग्रेस 37 और तृणमूल 13। चलिए देखते हैं केरल, झारखंड व पंजाब में भी सीबीआई जांच के लिए प्रदत्त सामान्य सहमति वापस ली। देखिए 1 नवंबर को केरल, फिर 3 नवंबर को झारखंड, 8 नवंबर को पंजाब ने सीबीआई जांच सामान्य सहमति वापस लेने की घोषणा कर दी है और इसके बाद कुल राज्यों की संख्या अब 9 हो गई है जिसने ये वापस कर दिया है सीबीआई सहमति। देखिए राज्य सरकार की अनुमति के बिना अब सीबीआई ना तो किसी मामले की जांच कर सकेगी और ना ही कोई नया केस दर्ज कर सकेगी। ठीक है, देखिए एक्चुअली हुआ यूं कि इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने जो सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के मामला था और उसके बाद आपको टीवी चैनल के जो टीआरपी रेटिंग के घोटाले थे, उस जांच में राज्य पुलिस की जांच के साथ साथ सीबीआई जांच भी शुरू हुई थी और सीबीआई को प्रदत्त सामान्य सहमति मतलब जनरल कंसेंट 31 अक्टूबर 2020 को वापस ले ली थी। ठीक है, चलिए और देखा जाए तो इससे पहले कहाँ हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था, फिर आपको पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐसा पहले भी किया है 2018 में, फिर राजस्थान ने जुलाई में किया था 2020 में, फिर छत्तीसगढ़ भी ऐसा सामान्य सहमति इस वर्ष वापस ले चुकी है। 2 और हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, इन दोनों ने भी सामान्य सहमति पहले से ही नहीं ली है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है मानव रहित गगनयान की उड़ान अब 2021 के अंत तक संभावित। तो देखिए इसरो 2 मानव रहित गगनयान का प्रक्षेपण करेगा। ठीक है, पहला करेगा 2021 के अंत तक और दूसरा 2022 में लॉन्च करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ सभी सुरक्षित लिखा गया। ठीक है, यहाँ होगा स्वदेश विकसित रोबोट, गेम मित्र नहीं, ये व्योम मित्र है, इसको हम पीडीएफ में ठीक कर देंगे। ठीक है, जो स्वदेश निर्मित रोबोट है व्योम मित्र, वो महिला रूपी है, मतलब महिला की तरह दिखती है। ठीक है, उसको प्लान किया जा रहा है कि अंतरिक्ष में भेजने का। ठीक है, और यह प्रक्षेपण जो है इसरो स्वदेश निर्मित भूस्थैतिक प्रक्षेपण यान जिस GSLV Mk3 है उसके जरिए किया जाएगा। गगनयान को कम से कम 7 दिन तक 300 से 4 किलोमीटर की निम्न पृथ्वी कक्षा में रखा जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है PSLV C49 के जरिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 का प्रक्षेपण। देखा जाए तो 7 नवंबर 2020 को इसरो ने अपने एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 का प्रक्षेपण किया है। प्रक्षेपण जो है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुआ है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, और PSLV C49 के जरिए किया गया है। और साथ में देखा जाए तो 9 छोटे विदेशी उपग्रह का भी प्रक्षेपण किया गया है। उसमें से देखा जाए तो पहला है आपको लिथुआनिया का 1, लग्जमबर्ग का 4 और अमेरिका का 4। EOS-01 जिसका फुल फॉर्म कहते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, एक्चुअली वो आपको इसरो की जो पूर्ववर्ती रीसेट है उसी श्रृंखला का उपग्रह है और ये एक नई उन्नत तरह का उपग्रह है। ठीक है, फिर देखा जाए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीरा का जलावतरण। तो देखा जाए तो 11 नवंबर 2020 को भारतीय नौसेना के लिए स्कॉर्पियन श्रेणी की एक पनडुब्बी है वागीरा, उसका जलावतरण किया गया मुंबई स्थित मझगांव गोदी में। अब देखा जाए तो ये जो फ्रांसीसी नौसैनिक कंपनी के साथ 2005 में अक्टूबर 2005 में हस्ताक्षरित हुआ था प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता, और उसका डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत इसे बनाया गया है और ये 5वां पनडुब्बी है। देखिए पहला था आपको INS कालवड़ी, दूसरा खंडेरी, तीसरा कनंज, चौथा वेला और 5वां ये वगीरा। अब देखिए ये इसके बाद एक और है निर्माणाधीन है वागश्री। ठीक है, वागश्री अभी निर्माणाधीन है, ये भी जल्दी आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है पिनाका के उन्नत संस्करण के परीक्षण के पश्चात क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल जिसे कहते हैं QRSAM सिस्टम का सफल परीक्षण। देखिए 12 और 17 नवंबर 2020 को DRDO ने सतह से आकाश में मार करने वाला जो क्विक रिएक्शन हथियार प्रणाली है QRSAM के 2 परीक्षण किए हैं। परीक्षण हुआ है उड़ीसा के तट पर चांदीपुर स्थित एक एकीकृत रेंज से, ITR रेंज से। अब देखिए इनके द्वारा जो आकाश में पायलट रहित एक लक्ष्य विमान जिसे बंसी नाम दिया गया था उस पर सीधा प्रहार किया गया और QRSAM हथियार प्रणाली
के साथ साथ इसमें बैटरी युक्त निगरानी रडार, बैटरी युक्त कमांड पोस्ट वाहन, मोबाइल लॉन्चर जैसे सभी तत्वों को इन परीक्षण उड़ानों में तैनात किया गया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है मिशन सागर 2 के तहत मित्र राष्ट्रों को आवश्यक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति। तो यह है मिशन सागर अभियान के दूसरे चरण में सूडान, दक्षिणी सूडान, जिबूती, इरिट्रिया इसके आवश्यक खाद्य पदार्थों और दवाइयों की नवंबर 2020 में की गई। ठीक है, देखिए भारतीय नौसेना की INS रावत के जरिए यह आपूर्ति प्रधानमंत्री के सागर, जिसे कहते हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन के तहत की गई है। नेक्स्ट है आपको कि भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली 500 नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड सुपर कंप्यूटर प्रणाली में 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत 2.5 लाख का नया पैकेज। देखिए 12 नवंबर 2020 को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की जो मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार का जो आत्मनिर्भर भारत 3.0 है उसके तहत 12 उपायों की घोषणा की है। इसे मिलाकर सरकार और RBI द्वारा अब तक कुल 29.87 लाख करोड़ के प्रोत्साहन की घोषणा हो चुकी है। ठीक है, यह GDP का 15% है और इसमें 9% सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP का प्रोत्साहन सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। और देखा जाए आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत जो 12 मुख्य बिंदु हैं उसमें निम्नलिखित हैं। पहला है आपको आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। दूसरा है कि आपको क्रेडिट लाइन बढ़ाई गई है अब 31 मार्च 2021 तक के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम व्यवसायी जो मुद्रा ऋण प्राप्तकर्ता और जो उसके लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन है उसको बढ़ाया गया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि 10 चैंपियन सेक्टरों के लिए 1.46 लाख करोड़ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना का घोषणा किया गया है। ठीक है, फिर चौथा है आपको प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए अतिरिक्त 18,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखें इसमें पांचवा पॉइंट। पांचवा है कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए राहत, सरकारी निविदा के लिए अग्रिम जमा रकम और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी पर छूट दी गई है। फिर आपको घर खरीदने वालों के लिए डेवलपर्स को आयकर में छूट दी गई है। फिर राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश कोष के डेट प्लेटफॉर्म में 6,000 करोड़ का इक्विटी निवेश हुआ। फिर आपको आठवां है कि कृषि को समर्थन देने के लिए 65,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी दी गई। फिर नौवां है ग्रामीण रोजगार में गति और 10वां है निर्यात परियोजना को बढ़ावा, ये भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना। फिर आपको 11वां देखा जाए तो कैपिटल और इंडस्ट्रियल प्रोत्साहन। फिर 12वां है कोविड वैक्सीन के लिए अनुसंधान एवं विकास अनुदान। ठीक है, अब देखा जाए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है फ्रांस से 3 और राफेल विमान भारत को प्राप्त हुए। तो ये हुआ है 4 नवंबर 2020 को दूसरा खेप मिला है 3 राफेल विमान का और ये डायरेक्ट भारत पहुंचा है। ठीक है, और फ्रांस से सीधे जो आया है गुजरात के जामनगर वायु सैनिक केंद्र पे। 36 विमान का करार था और उसमें अभी तक भारत को 8 विमान प्राप्त हो चुका है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। मूव करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जिसमें पहला टॉपिक है अमेरिका पेरिस समझौते से हटा। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत दिसंबर 2015 में स्वीकृति पेरिस समझौता से नवंबर 2020 में अलग हो गया। ठीक है, देखिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जब डोनाल्ड ट्रंप 1 जून 2017 को ही उन्होंने अलग होने की घोषणा की थी और संयुक्त राष्ट्र संघ को जो ट्रंप प्रशासन है उसने औपचारिक रूप से 5 नवंबर 2019 को अधिसूचित कर दिया था। देखा जाए तो इस अधिसूचना के पश्चात 1 वर्ष के लिए अनिवार्य प्रतीक्षा की जाती है और जिससे इस तिथि से अमेरिका इस समझौते से बाहर हो गया है। ठीक है, अब देखा जाए समझौते से हटने के बावजूद लेकिन अमेरिका वहां पे पर्यवेक्षक का दर्जा उसका बना रहेगा। ठीक है, अमेरिका इस समझौते से हटने वाला एकमात्र देश है। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है जापान के सम्राट नारुहितो के छोटे भाई आकिशिनो को युवराज का दर्जा। तो देखिए 8 नवंबर 2020 को आकिशिनो को
जापानी राज सिंहासन का उत्तराधिकारी मतलब क्राउन प्रिंस औपचारिक रूप से घोषित कर दिया गया। जापान के राजशाही नियमों के अनुसार अगर देखा जाए तो राजगद्दी का जो अधिकारी होता है वो सिर्फ पुरुष होता है, महिलाएं नहीं होती हैं। इसी के वजह से सम्राट जो अभी नारुहितो है उसकी मात्र एकमात्र संतान है, वो 18 वर्षीय, वो क्राउन प्रिंस के दर्जा प्राप्त नहीं कर सकती हैं। ठीक है, और आगे भी देखा जाए तो आकिसिनो की भी 2 पुत्री हैं और वो दोनों पुत्री भी अब उत्तराधिकारी इसके नहीं हो सकेंगे। ठीक है, देखा जाए तो आकिसिनो को जो युवराज घोषित करने का ये समारोह में मूलतः ये अप्रैल 2020 में होना था, लेकिन जो कोरोना के कारण ये संक्रमण की वजह से इसको डेट आगे बढ़ा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आसियान का 37वां शिखर सम्मेलन व संबंधित बैठक वियतनाम की मेजबानी में वर्चुअल तरीके से संपन्न। तो देखा जाए तो जितने भी सम्मेलन हुए आसियान के बाद या आसियान, तो उन सभी में जो अध्यक्षता की थी वो आपको ग्वेन स्वान फुक ने की थी, जो कि वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, देखिए आसियान देश में जो शामिल देश हैं तो कुल 10 देश हैं जो आसियान में शामिल हैं। कौन कौन? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस। देखा जाए तो भारत आसियान का पूर्णकालिक सदस्य नहीं है। अब देखिए दूसरा इसमें आसियान भारत 17वीं शिखर बैठक, आसियान और प्लस भारत जो है वो 17वीं शिखर बैठक हुई, ये हुई 12 नवंबर को और ये भी वर्चुअल रूप से हुई और इसमें भारत की ओर से अध्यक्षता किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, और उधर आसियान की तरफ से वियतनाम के प्रधानमंत्री ग्वेन स्वान फुक ने की। ठीक है, देखिए आसियान व भारत के बीच अधिकाधिक जो भौतिक व डिजिटल कनेक्टिविटी को महत्व को रेखांकित करते हुए इस कनेक्टिविटी के समर्थन के लिए $1 अरब का क्रेडिट लाइन के भारत का प्रस्ताव उन्होंने दोहराया है। और इसमें आगे देखा जाए तो महामारी से लड़ने के लिए आसियान की पहल का स्वागत करते हुए कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष के लिए $10 लाख का योगदान की घोषणा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक और शिखर बैठक हुई 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और ये हुआ 14 नवंबर को संपन्न हुआ और ये 15वीं पूर्वी एशिया जो है ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन, ये भारत की ओर से अध्यक्षता किया था विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। ठीक है, अब देखिए इसमें शामिल हुए कुल 18 देश, आसियान के 10 और 8 अतिरिक्त देश। 8 अतिरिक्त अन्य देश जो थे वो है आपको ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और रूस। ठीक है, देखिए 16वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो होगा वो अक्टूबर-नवंबर 2021 में होगा, ये प्रस्तावित है ब्रुनेई में होना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है G20 का 15वां शिखर सम्मेलन, ये वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। तो देखिए इसमें हुआ क्यों कि 21 से 22 नवंबर 2020 को सऊदी अरब की मेजबानी में G20 का 15वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ और शिखर सम्मेलन का जो थीम था वो था सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ठीक है, इसमें देखा जाए तो G20 में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, तो उन्होंने कहा कि G20 के लिए एक वर्चुअल सचिवालय का सुझाव इन्होंने दिया। फिर आपको मोदी जी ने कहा कि उपग्रह संरक्षण के विषय पर भारत ने पेरिस समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्यों को अधिक से अधिक हासिल कर लिया है। फिर उन्होंने कहा कि G20 साइड इवेंट सेफगार्डिंग द प्लैनेट में भारत में कई क्षेत्रों में ठोस कार्यवाही की है। भारत सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने पर काम कर रहा है और देश में वन क्षेत्र में वृद्धि के साथ साथ शेरों और चीतों की संख्या में वृद्धि हो रही है। फिर कहा कि 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर जो बंजर भूमि है उसको उपजाऊ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिर देश में LED लाइट्स की जो लोकप्रिय बनाने के लिए 38 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन इससे कम हो सकेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। और इसमें देखा जाए तो G20 का जो आगामी शिखर सम्मेलन होगा वो 2021 में प्रस्तावित है इटली में, फिर 2022 में प्रस्तावित है आपको इंडोनेशिया में, 2023 में प्रस्तावित है भारत में और 2024 में प्रस्तावित है ब्राजील में। ठीक है, अब देखिए ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन रूस की मेजबानी में वर्चुअल तरीके से संपन्न। देखा जाए तो 17 नवंबर 2020 को ऑनलाइन ही संपन्न हुआ ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन और भारतीय शिष्टमंडल का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपको ब्राजील, रशिया,
इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, यहां देखा जाए जो थीम था वो था वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास, मतलब ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। देखा जाए तो 2021 की जो अध्यक्षता का और सम्मेलन का जो स्थान होगा इस बार भारत में होगा और भारत ही इसकी अध्यक्षता करेगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है एससीओ परिषद के सदस्य देशों के प्रमुखों का 20वां सम्मेलन। देखा जाए तो पहले तो एससीओ के बारे में देखिए, तो एससीओ में जो है कुल 8 देश हैं। भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। ठीक है, ये समूह जो है संघाई सहयोग संगठन बनाता है। देखिए 10 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संघाई सहयोग संगठन परिषद के सदस्य देशों का प्रमुख 20वां सम्मेलन संपन्न हुआ। देखा जाए तो बैठक की अध्यक्षता की थी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत ने इसके सदस्य देशों वाले जो क्षेत्र में भारत ने मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध का रेखांकन किया है और अंतर्राष्ट्रीय जो उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर, चबाहार बंदरगाह और उसके बाद जो समझौते जिसे क्षेत्र में बेहतर संपर्क के प्रति भारत को मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई गई है। देखा जाए तो 2021 में जो आयोजित होने वाली जो एससीओ के 20वां सालगिरह का विषय होगा वो होगा एससीओ ईयर ऑफ कल्चर। ठीक है, अब देखिए इसमें पर्यवेक्षक का कुछ दर्जा प्राप्त है कुछ देशों का, जैसे पर्यवेक्षक में आपको अफगानिस्तान है, बेलारूस है, ईरान है और मंगोलिया है। ठीक है, और इनके राष्ट्रपति भी शामिल हुए थे इस बैठक में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत लक्जमबर्ग वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020। देखिए ये 19 नवंबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। शिखर सम्मेलन के दौरान 3 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। पहला था भारतीय स्टेट बैंक और लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बीच समझौता ज्ञापन, फिर इंडिया इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज और लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बीच समझौता, फिर इन्वेस्ट इंडिया एंड लक्स इनोवेशन के बीच। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत इटली वर्चुअल शिखर सम्मेलन। तो देखिए ये 6 नवंबर को संपन्न हुआ था भारत इटली का जो शिखर सम्मेलन है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री प्रोफेसर ग्यूसेप कॉन्टे के बीच ये 1 वर्ष का द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, और दोनों देशों ने इस मौके पर ऊर्जा, मत्स्य, जहाज निर्माण, डिजाइन आदि के क्षेत्र में 15 आपसी सहमति पत्र पर समझौते पर हस्ताक्षर किया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित। तो देखिए ये 3 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए संपन्न हुए चुनाव और उसके औपचारिक घोषणा हो चुका है परिणाम का, जिसमें नए राष्ट्रपति बन रहे हैं जो बाइडेन और ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं और व्यक्ति के रूप में ये 45वें व्यक्ति हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो जो बाइडेन जो होंगे ये अभी तक के इतिहास में, अमेरिका के इतिहास में सबसे उम्र दराज होंगे क्योंकि इनके उम्र हो रही है 77 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए इनके उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो वो बने हैं कमला हैरिस जो कि 56 वर्षीय है और अमेरिका में ये पहली भारतवंशी अश्वेत और अफ्रीकी अमेरिकी उपराष्ट्रपति होंगी और इनका जो शपथ ग्रहण होगा वो 20 जनवरी 2021 को होगा। ठीक है, निर्वाचक मंडल में कुल 538 निर्वाचन है, जिसमें से आपको जो बाइडेन को 306 मत मिले थे और डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी के हैं उन्हें 232 मत मिले थे। और अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने का जो अगर पात्रता देखा जाए तो उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और न्यूनतम 14 साल से वो संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। कैसे होता है, तो उसके जगह एक निर्वाचक मंडल होता है जिसको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। उस नामक में इलेक्टोरल कॉलेज के नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचक मतलब इलेक्टोर्स द्वारा चुना जाता है। मंडल के कुल 538 निर्वाचक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 538 निर्वाचक होते हैं जो अलग अलग राज्य से होते हैं। अब प्रत्येक राज्य से निर्वाचकों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या आकार के लगभग अनुरूप होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। तो इसमें पहला टॉपिक है दूसरी तिमाही
जुलाई सितंबर में जीडीपी में सिकुड़न 7.5% रहा और ये सीएसओ का रिपोर्ट है। देखिए, देश के जो जीडीपी है सकल घरेलू उत्पाद, उसमें सिकुड़न पाया गया है 7.5%। ये 33.14 लाख करोड़ रहा है। देखिए, जो पहला तिमाही जो अप्रैल से जून था, उसमें 23.9% का सिकुड़न दर्ज किया गया था और इस बार 7.5% है। फिर आपको सकल मूल्यवर्धन सिकुड़न मतलब जीवीए, ये 7% रहा, 30.49 लाख करोड़ इसका आंका गया है। देखिए, इसमें और भी देखा जाए तो कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन क्षेत्र में 3.4% का वृद्धि दर्ज किया गया है। मतलब अब कोरोना के बाद धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पे आ रही है। फिर देखा जाए विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं का जो क्षेत्र है उसमें 4.4% का वृद्धि दर्ज किया गया है। लेकिन अब देखा जाए तो व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, प्रसारण, इसमें जो सेवा क्षेत्र है इसमें ऋणात्मक वृद्धि पाया गया है 15.6% का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2020 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर 77 माह के उच्चतम स्तर पर। तो देखा जाए तो जो ओवरऑल भारत का देखा जाएगा तो ये आपको 7.61 दर्ज किया गया है मुद्रास्फीति अक्टूबर 2020 के अंतिम। अब देखिए, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में आपको है 7.69 और शहरी क्षेत्र में है आपको 7.4% और ओवरऑल 7.61। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के अपनी फाइनल रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। तो देखिए, 15वां वित्त आयोग का जो अध्यक्ष थे वो थे एनके सिंह। अन्य सदस्य इसमें कौन कौन है? तो वह है अजय नारायण झा, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, प्रोफेसर अनूप सिंह और डॉक्टर रमेश चंद्र। देखिए, रिपोर्ट में दिया क्या गया है तो ये 2021-22 और 25-26 तक का जो अवधि है उसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्त विभाजन के संबंध में ये रिपोर्ट है और इसकी एक एक प्रति सौंपी गई है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को और फिर निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री हैं उन्हें। देखिए, वित्त मंत्री क्या करेगी कि निर्मला सीतारमन जो है इस रिपोर्ट को और एक एक्शन टेकन रिपोर्ट के बाद संसद में प्रस्तुत करेंगे, उसके पश्चात ही इसे सार्वजनिक किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि लगभग 100 वर्ष पुराने निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक का किस बैंक में विलय किया गया? तो इसका उत्तर होगा डीबीएस बैंक इंडिया में। डीबीएस बैंक का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, भारत की यूनिट में। ठीक है, फिर देखा जाए थोक मूल सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की जो अंतिम दर है वो अक्टूबर 2020 में कितनी रही? तो वो रही 1.48%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चीन में 7वीं जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ है। अगर देखा जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना होगा चाइना में और ये 7वां जनगणना है वहाँ का। फिर देखिए, 1 नवंबर 2020 से लगभग 70 लाख कर्मचारी को इस काम पे लगाया गया है जनगणना के। और चीन में जनगणना का कार्य जो है वो मतलब प्रति 10 वर्षों में प्रारंभ होता है जैसे भारत में होता है। ठीक है, हर 10 वर्ष के अंतराल में होता है। पिछली बार हुआ था 2010 में और आंका गया था 133 करोड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। एंडोरा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बना। एंडोरा जो है वो आईएमएफ का 190वां सदस्य बन गया है। देखिए, 16 अक्टूबर 2020 को इसकी सदस्यता की समस्त औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में इसका जो कोटा होगा वो होगा 2.5 मिलियन एसडीआर, जो कि लगभग आपको 116.4 मिलियन डॉलर का है। देखिए, एंडोरा जो है वो यूरोप में छठे और विश्व में 16वां सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल जो है वो 181 वर्ग मील मतलब 468 वर्ग किलोमीटर ही है और यहाँ की जनसंख्या है 80,000। ठीक है, ये देश जो है एक्चुअली पूरी तरह से आपको टूरिज्म पे डिपेंड है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा कोष 575 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर। ठीक है, देखिए, रिजर्व बैंक ने 27 नवंबर 2020 को जारी किया है आंकड़ा और उसके अनुसार कि 20 नवंबर 2020 तक जो है कुल विदेशी मुद्रा कोष 575.290 अरब डॉलर हो गई है। देखिए, हुआ यूं कि विदेशी मुद्रा का जो परिसंपत्ति है मतलब फॉरेन करेंसी एसेट्स है वो 533.103 का है।
फिर आपको स्वर्ण मतलब गोल्ड जो है विदेशी मुद्रा में 36.015 अरब डॉलर का है। फिर आपको SDR 1.492 है। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जो सुरक्षित राशि है वो है 4.680, यानी कि कुल विदेशी मुद्रा जो है वो 575.29 मतलब 290 अरब डॉलर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट की ओर, मतलब नियुक्तियां। देखा जाए तो भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC बने हैं यशवर्धन सिन्हा। ठीक है, फिर लोकसभा के नए महासचिव बने हैं उत्पल कुमार सिंह। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि हुई है और वो हुई है SK मिश्र में। फिर देखिए ONGC विदेश के नए प्रबंधक निदेशक बने हैं आलोक गुप्ता। फिर है पेट्रोनेट LNG के नए प्रबंधक निदेशक हैं अक्षय कुमार। फिर है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निंगोम। फिर है वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष अच्युत सामंत। ठीक है, ये दोनों आपको खेल में दिए गए थे, लेकिन वहां से हम उठाकर इसको नियुक्ति में रख दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पुरस्कार, जिसमें पहला है बुकर पुरस्कार 2020। तो देखिए 19 नवंबर 2020 को लंदन में इसकी घोषणा की गई है। 50,000 पाउंड लगभग 65,000 डॉलर का ये पुरस्कार है। और विजेता जो उपन्यास है वो है सुगी बेन और इसके लेखक हैं डगलस स्टुअर्ट। ये एक स्कॉटिश अमेरिकी फैशन डिजाइनर है। उनकी पुस्तक है सुगी बेन, उसको मिला है बुकर पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट है इंटरनेशनल एमी पुरस्कार। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज में दिल्ली क्राइम को, यहाँ नेटफ्लिक्स के हैं, नेटफ्लिक्स इंडिया का दिल्ली क्राइम उसे दिया गया है और इसके निर्देशक हैं रिची मेहता। ये भारतीय मूल की कनाडाई है। दिल्ली क्राइम जो एक्चुअली आपको देखा जाए तो दिल्ली क्राइम जो वेब सीरीज है वो आपको निर्भया हत्याकांड पर बेस्ड है। नेक्स्ट है थर्ड आसियान क्षेत्रीय पुरस्कार 2020। तो ये 12 नवंबर 2020 को हनोई में आसियान के 37वें शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी गई। पुरस्कार के विजेता थे ISEAS यूसुफ इसाक इंस्टीट्यूट और ये सिंगापुर की एक शोध संस्थान है। आसियान के संबंध में जागरूकता और समझ को प्रेरणा करने के लिए इसे दिया गया है। नेक्स्ट है सियोल शांति पुरस्कार 2020। इसके विजेता है थॉमस बाक और ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। इसमें जो इनाम राशि है वो 2 लाख डॉलर है। फिर ये पुरस्कार जो है एक्चुअली हर 2-2 वर्ष के अंतराल में दी जाती है। नेक्स्ट है दूसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019। तो ये 11 से 12 नवंबर 2020 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की उपस्थिति में वर्चुअल मोड में जो आयोजित किया गया इस समारोह में, और जल संरक्षण के और प्रबंधन के क्षेत्र में ये सराहनीय कार्य के लिए दिया गया है। कुल विजेता इसमें 98 हैं और कुल श्रेणी इसमें 16 है, मतलब 16 श्रेणियों में 98 विजेता हैं इसके। देखिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार देखा जाए तो उसके 3 स्थान देखिए, पहला है तमिलनाडु, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है राजस्थान राष्ट्रीय जल पुरस्कार में। फिर आपको विशेष श्रेणी में दिया गया है पहला पुरस्कार मिजोरम को, और उत्तर क्षेत्र के जल संरक्षण के लिए दिया गया है अल्मोड़ा को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है गणित के क्षेत्र में शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार 2020 और ये इसके विजेता हैं डॉक्टर साई एवरा। ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और हिब्रू यूनिवर्सिटी में है। देखिए ये जो रामानुजम पुरस्कार है वो एक्चुअली 32 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञ को ही दी जाती है, क्योंकि 32 वर्ष की उम्र में ही रामानुजम की मृत्यु हुई थी, जो एक भारतीय गणितज्ञ थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है ICTP रामानुजन पुरस्कार 2020। तो ये गणित के क्षेत्र में दी जाती है और इसके विजेता है कैरोलिना अराउजो। ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में स्थित एक इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स में कार्यरत शोधार्थी हैं। ठीक है, देखिए विकासशील देशों में दिया जाता है। विकासशील देशों के 45 वर्ष से कम उम्र के जो किसी भी गणितज्ञ को ये प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है निधन। निधन में पहला है मृदुला सिन्हा। ये गोवा की पूर्व राज्यपाल और कुशल लेखिका थी, जो 77 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। फिर है तरुण गोगोई। तो असम के ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है और इन्हीं के नाम रिकॉर्ड है सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का।
फिर देखिए नेक्स्ट है सतीश प्रसाद सिंह। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि 1968 में केवल 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे थे और सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, सतीश प्रसाद सिंह के। नेक्स्ट है सीन कॉनरी। सीन कॉनरी जो जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले अभिनेता और 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है, ये पहले अभिनेता थे जिन्होंने जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर को निभाया था। नेक्स्ट है भानु अथैया। तो ये बॉलीवुड के प्रसिद्ध वेशभूषाकार हैं। 91 ईयर्स की उम्र में इनका निधन हुआ है और इनको ऑस्कर भी मिल चुका है कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में। नेक्स्ट है टी.एन. कृष्णन। तो ये टी.एन. कृष्णन जो है वो पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित एक वायलिन वादक थे जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है सौमित्र चटर्जी। तो पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इन दोनों से सम्मानित एक बांग्ला फिल्म के दिग्गज अभिनेता निर्देशक थे। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भंवरलाल मेघवाल। तो ये राजस्थान सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे और 72 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है डिएगो माराडोना। और अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर का निधन हो गया और इनका निधन हुआ है 60 वर्ष की उम्र में। ठीक है, हार्ट अटैक से। चलिए नेक्स्ट है फकीर चंद कोहली। तो ये एक सॉफ्टवेयर क्षेत्र की अग्रणी कंपनी जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसके संस्थापक हैं और इनका निधन हुआ है 96 ईयर्स के एज में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पुस्तकें। पुस्तक में पहला है अ प्रॉमिस्ड लैंड, इसके लेखक हैं बराक ओबामा। फिर है सुगी बेन, इसके लेखक हैं डगलस स्टुअर्ट। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग ऑन नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म एंड व्हाट इट मीन्स टू बी इंडियन, इसके लेखक हैं शशि थरूर। नेक्स्ट है द आइकाबॉग, इसके लेखक हैं जेके रॉलिंग। उसके बाद है द अल्टीमेट गोल, इसके लेखक हैं विक्रम सूद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इसके लेखक हैं रामचंद्र गुहा। फिर है अजीम प्रेम जी, द मैन बियॉन्ड द बिलियंस, इसके लेखक हैं संदीप खन्ना और वरुण सूद। नेक्स्ट है पैट्रियट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ अ बीइंग अ रिंग साइड, इसके लेखक हैं एन.के. सिंह। फिर नेक्स्ट है हाउ टू बी अ राइटर, इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ठीक है, फिर देखा जाए द खालिस्तान कंस्पिरेसी, अ फॉर्मर रॉ ऑफिसर अनरिवील्स द पाथ ऑफ 1984, तो इसके लेखक हैं जीवीएस सिद्धू। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विविध। विविध में पहला है पहली बार वर्चुअल मोड से संपन्न हुआ दिल्ली पुस्तक मेला। तो देखिए 30 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर 2020 को ये 26वां था और दिल्ली पुस्तक मेला जो है इस बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही आयोजित किया गया। देखिए ये देश विदेश के लगभग 2.7 लाख दर्शकों ने इस मेले में उपस्थिति दर्ज की है और पुस्तक को ऑनलाइन ही खरीदने की सुविधा पुस्तक प्रेमियों को दी गई है। चलिए नेक्स्ट है सिटमैक्स 2020। सिटमैक्स 2020 जो है वो 21 से 22 नवंबर को भारत और सिंगापुर और थाईलैंड के बीच त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास हुआ। ठीक है, और इसमें नन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली, इसके तहत ये समुद्र अभ्यास किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2020। देखिए ये 2 चरणों में हुआ संपन्न। पहला चरण था 3 से 6 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम के तट पर। फिर दूसरा चरण था 17 से 20 नवंबर को और ये अरब सागर में संपन्न हुआ। पहला अवसर था जब क्वाड के चारों देश इस नौसेना ने मिलकर इस युद्ध का अभ्यास किया। ठीक है, और कोविड-19 का पूरा ख्याल रखा गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है खेलकूद। खेलकूद में पहला है जिम्बाब्वे पाकिस्तान श्रृंखला और ये देखा जाए तो ये 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2000 जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम है जो पाकिस्तान में 3 एक दिवसीय और 3 T20 मैच की श्रृंखला संपन्न हुई और इस दोनों में ही पाकिस्तान ने जीत दर्ज किया। ठीक है, फिर देखा जाए शेन वॉटसन का, तो शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी है। देखिए शेन वॉटसन जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं और इस बार जो आईपीएल उन्होंने खेला तो आईपीएल के बाद उन्होंने सभी से संन्यास ले लिया क्योंकि वो पहले से कई फ्रेंचाइजी के लिए क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट है महिला T20 चैलेंज। तो देखिए ये महिला T20 चैलेंज भी IPL के तर्ज पर हुआ था और महिलाओं के लिए हुआ था और इसके स्पॉन्सर थे जियो। ये 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर के बीच विमेंस T20 चैलेंज टूर्नामेंट आयोजित किया गया था शारजाह में, UAE में। और इस टूर्नामेंट में देसी विदेशी खिलाड़ियों के युक्त 3 टीमें थी। पहला था सुपरनोवाज, दूसरा था ट्रेल ब्लेजर और तीसरा था वेलोसिटी। और जो विजेता है वो है ट्रेल ब्लेजर, ठीक है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनी गई है राधा यादव सुपरनोवा की, और ये 8 विकेट के लिए, इन्होंने 8 विकेट लिया था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है मुंबई इंडियंस IPL T20 चैंपियन। तो देखिए 10 नवंबर 2020 को मुंबई इंडियंस 5वीं बार IPL T20 चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। ये फाइनल्स में दिल्ली कैपिटल को हराकर, ठीक है। इसमें कुछ पुरस्कार हैं जो इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुने गए हैं जोफ्रा आर्चर, जो कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी थे। फिर है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो ये है देवदत्त पडिक्कल राजस्थान रॉयल्स के, 473 रन इन्होंने बनाया था, ठीक है। फिर देखिए सर्वाधिक रन के लिए ऑरेंज कैप, तो ये दिया गया है KL राहुल को, 670 रन इन्होंने बनाया था। फिर आपको सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप, तो ये मिला है कगिसो रबाडा को, दिल्ली कैपिटल के हैं, और ये 30 विकेट इन्होंने लिए हैं। नेक्स्ट है फेयर प्ले अवार्ड, ये मुंबई इंडियंस को दिया गया है। फिर गेम चेंजर ऑफ द सीजन, ये मिला है KL राहुल को। फिर है सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, ये है किरण पोलार्ड मुंबई। फिर है सर्वाधिक छक्का मारने वाला, तो ये है ईशान किशन मुंबई इंडियंस के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पुरुषों का ATP टूर फाइनल्स 2020। तो इसमें एकल स्पर्धा हुई थी और एकल स्पर्धा में जो विजेता है वो है डैनियल मेदवेदेव और ये रूस के हैं, और उप विजेता है डोमिनिक थिएम ऑस्ट्रिया के। फिर है इसमें युगल स्पर्धा, इसमें विजेता है वेस्ले कुलहोप, ये नीदरलैंड के हैं, और निकोला मैक्टिक ये क्रोएशिया के हैं। और जो हारी हैं उपविजेता है वो है गुर्ने मीजर ऑस्ट्रिया के और एडवर्ड रोजर वैसलिन फ्रांस के। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन फॉर्मूला 1 रेसों में वर्ष 2020 के लिए विश्व चैंपियन 7वीं बार, और यह खिताब जीतकर माइकल शुमाकर ने विश्व रिकॉर्ड कायम किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पेरिस मास्टर्स 2020। तो इसमें सिंगल्स जो हुए थे उसमें विजेता है डैनियल मेदवेदेव रूस के, और उप विजेता है अलेक्जेंडर ज़ेवरेव जर्मनी के। फिर युगल स्पर्धा हुआ, उसमें फ्लेक्सी अर्गर अलियासी कनाडा के, और ह्यूबर्ट हुरकागस पोलैंड के, ये विजेता रहे, और उप विजेता रहे मेट पेविक क्रोएशिया के, और ब्रूनो सुआरेस ये ब्राजील के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और जहाँ तक इस वीडियो की PDF की बात है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिलेगा। और PDF आपको अभी नहीं, PDF आपको PD प्लस क्रॉनिकल, इन दोनों की वीडियो आने के बाद इन दोनों के जो डेटा को एक ही PDF में मर्ज कर आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लें। और NTPC के लिए हम लोगों ने सेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर रखा है, रोजाना 1 सेट प्रैक्टिस हो रहा है, प्रीवियस ईयर के सेट है अभी। तो चलिए, तो उसे देखना ना भूलें। और ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।